ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ शाम एक किसान के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बचाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाई हुई। कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपता को खोजकर लिखिए। तो ऐसे देखा जाए तो ये एक उपमा अलंकार है। मीन्स हमारे इन सभी चीज़ों को किसान की उपमा दी गई है, किसान से उनको कंपेयर किया गया है। तो इसका उत्तर जो है वो इस तरह से होगा। दूसरी एकरूपता है वो चिलम सूरज की है, चौथी पलाश के जंगल की अंगीठी है और 5वीं एकरूपता अंधकार भेड़ों के गले सा ये होगा। इसके अंदर थोड़ा मिसप्रिंट था, वो सही कर दिया है मैंने। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है वो एक उपमा अलंकार के ऊपर आधारित है, जिसमें विभिन्न उपमाएं देकर उसे उसकी शोभा को बढ़ाया गया है। अब दूसरा प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। क, शाम कब शुरू हुई। ख, तब से सूरज लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। ग, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। तो ऐसे तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। आप इवनिंग को जाइए, अपने घर की छत पर खड़े होकर देखिए कि शाम जो है वो कब शुरू होती है, सूरज डूबता कब है। तो मैं इसका उत्तर आपको बता देती हूँ। शाम में घर की छत या खिड़की से देखने पर पता चलता है कि क, सूर्य के पश्चिम में पहुँचने के साथ साथ ही संध्या होने की रंगत होने लगती है। इसमें की मात्रा मिसप्रिंट है। ख, शाम में सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। ग, इस बीच आसमान में लालिमा छा जाती है। नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक गई होती हैं। तीसरा प्रश्न है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्द में बांधिए। जिसमें आपको दे रखा है कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। तो इसके आंसर है कबूतर। मीन्स ये जैसे बोलते हैं उससे आपको क्या लगता है। तो कबूतर जो है गुटरगू करता है, तो कहाँ जा रहे हो। कौवा, सुनो रात ना होने दो। मैना, तुम मनमोहक हो। तोता, तुम्हारा समय निराला है। चील, थोड़ी देर रुको। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। अब है कविता से आगे। पहला प्रश्न है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। उत्तर होगा, इस कविता को चित्रित करने के लिए पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफ़ेद, नारंगी, हरे और काले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर इवनिंग हमें बतानी है। प्रश्न 2 है, शाम के समय में क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, पेड़ पौधे, खिलाड़ी, पिताजी, फल वाले, किसान, माँ और बच्चे, ये सभी जो है वो क्या करते हैं। तो पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसले की ओर जाते हैं। खिलाड़ी खेल समाप्त करके विश्राम करते हैं। फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं। वे जल्दी से सब फल बेचकर घर जाने की तैयारी में होते हैं। माँ घर का काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। पेड़ पौधे दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय दम साधे खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम करना चाहते हों। पिताजी दफ्तर या दुकान से आते हैं, वह बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग दुकानों पर ही बैठे होते हैं। किसान खेतों के काम को समाप्त करके घर की ओर चल देते हैं। उसके बाद अगला है बच्चे। बच्चे माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं, कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं या अन्य खेल खेलते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रश्न 3। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया। संध्या का झुटपुट, बाँसों का झुरमुट, है चिड़िया ट्वी ट्वी टू टू।
ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर मिलता है वो लिखना है। तो दोनों ही कविताएं जो हैं वो किसके ऊपर, प्रकृति से मिली हुई हैं। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति के शाम के समय, इसमें देखिए आप, बांसों के झुरमुट में चिड़ियाओं की गतिविधियों का वर्णन है, जबकि सर्वेश्वर दयाल द्वारा अपनी कविता एक शाम एक किसान के रूप में जाड़े की शाम में प्राकृतिक दृश्य का अनुपम वर्णन किया गया है। तो इसके अंदर दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है। प्रश्न 1, शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर आपकी कल्पना को व्यक्त करेंगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों की झुनझुन बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। तो इस तरह से ये कविता बताई गई है। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो इस तरह से आप अपनी जो बनाएंगे कविता वो है, सवेरा होने लगा है, लगता है सूरज की लाल गेंद धरती की ओर लुढ़कती चली आ रही है, पेड़ों के झुनझुन बजने लगे, सुबह हो गई, उठो मेरी प्यारी बेटी उठो। बेटी कहती है अभी सोने दो माँ। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। फर्स्ट है, घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी। सेकंड, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। थर्ड, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। नेक्स्ट है, मंडरा रहा था एक मरियल सा कुत्ता आसपास। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। तो इस तरह से आपको कुछ अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको ध्यान से देखना होगा। डिफरेंट दिए हुए हैं, सबको आप ध्यान से देखिए इनके अंदर क्या है। अब इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है, तो इसका आपको आंसर करना है। इसका आंसर होगा, इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण के साथ हो रहा है। चादर, गल्ले, छोटी, ये सभी क्या है, संज्ञा शब्द हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे। प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ रचिए। आंधी, दहक, सिमटा। उत्तर आंधी के लिए होगा, शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी। दूसरा, वह आंधी की तरह कमरे में आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अब दहक के लिए होगा, फर्स्ट है, अंगीठी में आग दहक रही थी। दूसरा, सोमेश गुस्से से दहक रहा था। दहकने का मीन्स जो आग है बहुत तेज़ी से जब उठती है उसको कहते हैं। तो गुस्सा भी जब हमें बहुत तेज़ आता है तो ऐसा लगता है हमारे अंदर बहुत गर्मी आ गई है, तो दहकना ही होगा। सिमटा, बच्चा माँ की गोदी में सिमटा बैठा था। और दूसरा है, सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमटकर बंद होने लगे। तो सिमटा जो है उसका मतलब होता है एक तरह से अपने आप में ही बंद हो जाना। तो दोनों ही वाक्यों में अलग अलग हैं और इनका प्रयोग जो है, सिमटा का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।